बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे, दिन का आगाज कर चुके होंगे और आगाज पर आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनाते हैं। बहुत कुछ है आज बताने के लिए, खुशियां मनाने के लिए, पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद कहने के लिए, क्योंकि सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर तुर्की के सदर का इस्तकबाल किया है और मेहमान सदर की आमद पर उनके एजाज में 21 तोपों की सलामी दी गई है। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने उनको खुशामदीद कहा। मिलिट्री बैंड ने भी रिवायती अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल होने के बाद पाक फजाइया के JF-17 तैयारों ने उनका फजाई इस्तकबाल किया और उनके जहाज को अपने हसार में ले लिया। इस्लामाबाद तक उसको लेकर आए। दौरे के दौरान जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करेंगे। वो इस्लामाबाद में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल और पाक तुर्किया बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। आज के दिन का उनका क्या शेड्यूल होगा, कौन कौन सी मजीद मुलाकातें होंगी, कौन कौन से MOU होंगे, जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। पर देखिए कैसे इस्लामाबाद को सजा दिया गया है, खूबसूरत डेकोरेशंस की गई हैं, इमारत को सजाया गया है, दरख्तों को सजाया गया है। अली और वो वाली बड़ी खुशखबरी सुनाते हैं ना, जो हमारे सबके लिए बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी थी। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। पाकिस्तान का पसंदीदा खेल जनाब हमारा जो क्रिकेट है, तो जो आपको पता है ट्राई नेशन सीरीज चल रही है, उसमें कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। एक पॉइंट पे लग रहा था कि गेम जारी है हमारे हाथ से, लेकिन नहीं भाई, संभल गया। पाकिस्तान ने वनडे में अपना सबसे कामयाब हदफ 353 हासिल किया और मैच जीतने के साथ ही ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाले मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था, जो उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ और जो हमारी मेहमान टीम है उसने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 352 रन का हदफ दिया, जो कौमी टीम ने मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की शानदार सेंचुरियों की बदौलत 4 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में पूरा कर लिया। और दूसरी जानिब तीसरे मैच में पाकिस्तान ने 353 रन का हदफ हासिल करके मुल्की क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला है और वो रिकॉर्ड है जी कप्तान मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने 260 रन की शराकत कायम की है और शुएब मलिक और मोहम्मद यूसुफ के दरमियान जो 2009 में भारत के खिलाफ होने वाली 206 रन की शराकत थी, उसका रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। जबकि पाकिस्तान की जानिब से ये पहली बार हुआ है कि चौथे और पांचवें नंबर के बैटर से एक ही इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की हो। और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने यह भी कहा है कि जब अल्लाह की तरफ से मदद होती है तो रिकॉर्ड बन जाता है। मैं 18वें ओवर तक स्क्रीन भी नहीं देख रहा था, 5-5 ओवर का प्लान लेकर चल रहे थे, जिसमें उनको कामयाबी मिली है। साइम अयूब का ना होना उनके लिए बड़ा नुकसान है, उनके ना होने से बहुत फर्क पड़ा है। तो कामयाबी बिलाखिर मिल गई। अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सैमुअल की सीरीज का फाइनल 14 जनवरी को कराची में खेला जाना है और जनाब चैंपियंस ट्रॉफी से कबल अहम जीत पर टीम का मोराल कितना बुलंद होगा, इस पर हमने करनी है बात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अवैस और सलीम खालिक साहब, हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले सलीम खालिक साहब, क्या कहेंगे ग्रीन शर्ट्स की जो शानदार जीत है, जो रिकॉर्ड बने हैं उन पर? बहुत जबरदस्त है जीत और सच्ची बात बताऊं जो लग ऐसे ही रहता है कि पाकिस्तान नहीं जीत सकेगा। स्टेडियम में जब हम लोग बैठे थे 3 विकेटें गिरी तो ज्यादातर लोग मायूस ही थे कि शायद अब मैच हाथ से निकल गया, लेकिन फिर वही हुआ, अनहोनी को होनी में बदल दिया। कप्तान रिजवान ने और सलमान ने बड़ी जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की। जैसे रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि वो एक प्लानिंग के साथ खेल रहे थे कि 5-5 ओवर में इस तरह से चलना है और जबरदस्त उन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवाया, जो कि बहुत जरूरी था क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान मैच हारता और फाइनल से बाहर होता तो उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में इतना लोगों का इंटरेस्ट रहता नहीं। और तो अब वो एकदम से आप देखें, कल पहली इनिंग में लोग बहुत कम थे, तकरीबन ग्राउंड खाली था, बाद में कुछ लोग आए, लेकिन अब आप देखिएगा फाइनल में स्टेडियम भरा होगा क्योंकि अब एकदम से लोगों का जो जोश और खरोश है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इन दोनों को दाद देनी चाहिए। रिकॉर्ड इन्होंने शराकत बनाई और हमें देखें इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि साउथ अफ्रीका की जो पिछले मैच में भी टीम थी उसने जो है 300 प्लस टारगेट जो है वो चेस करवा लिया था दूसरी टीम से। इनकी बॉलिंग इतनी अच्छी चल नहीं रही अभी, हालांकि इनके पास स्पिनर भी है, पेसर भी है, तो ये बात पाकिस्तानी टीम के भी जहन में होगी। और आगाज ही अच्छा मिला, बाबर और इस फखर की जोड़ी को हम लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन आप देखें पिछले मैच में उन्होंने 10 ओवर में 50 की शराकत बनाई थी, इस मैच में 6 ओवर में बना दी। फखर ने अपने 41 किए लेकिन बड़े यूजफुल थे, बाबर ने भी थोड़े रन किए लेकिन वो यूजफुल पाकिस्तान के लिए साबित हुए। तो उसके बाद एक प्लेटफॉर्म मिला, शुरू में ही तेज खेले तो इन लोगों को भी आसानी है, रिजवान को, सलमान को भी, और फिर उन्होंने हदफ पाकिस्तान को
अबूर कराया, जो कि बहुत फायदेमंद साबित होगा आगे चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। तो अवैस आप बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल है क्रिकेट जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, कि जब स्कोर करते हैं नहीं करते तो बिल्कुल नहीं करते, और जब करते हैं तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना देते हैं। ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहेंगे कि एक ही मैच में सब सारे 2 रिकॉर्ड बना दिए उन्होंने। यहाँ पर हमारे जो बैटर्स हैं वो आपको चलते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन सिर्फ 4 बैटर्स है पूरी टीम में जो चलते हुए दिखाई दिए हैं। बाकी टीम की कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहेंगे? और यार डर लगता है कुछ कहते हुए थे। अभी ऑफ एयर हम यही बात कर रहे थे, जब भी इनके बारे में कुछ कहो तो ये ऐसा मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लिटरली चुप करवा देते हैं। और मुझे यकीन नहीं था कल जिस तरीके से, आपको पता है कल बॉलिंग ने जब स्टार्ट किया, स्टार्ट ऑफ इनिंग्स की अगर हम बात करें, जब वार्म अप खेले थे तो रन रेट बड़ा तगड़ा जा रहा था, और ऐसे एक पॉइंट पे लगा कि शायद क्योंकि 350 या 360 स्कोर होगा और वो टफ होगा इस विकेट के ऊपर फिर, क्योंकि है तो ये बैटिंग ट्रैक है। अगर आपको विकेट्स की बात करें तो आपको साफ पता लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो सा आपको ज्यादा बेटर विकेट्स मिलेंगी, 350 325 स्कोर नॉर्मली आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी नजर आएगा। पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, दुबई में ऑब्वियसली वहां पर स्पिनिंग ट्रैक आपको ज्यादा नजर आएंगे। लेकिन कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने फिर वापस अपना कमबैक किया इस मैच के अंदर, आपके बॉलर्स की बात करें, आपको रोक के रखा है। क्लासा की बात करें, आपको पता है वो बड़ा तगड़ा एवरेज के साथ खेलता है, और अभी तक उसका ख्वाब है पाकिस्तान के खिलाफ मैं तगड़ी एवरेज के साथ स्कोर करूं। वो पाकिस्तान ने कल भी पूरा नहीं होने दिया, उनको कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट किया। मैं कह रहा हूँ कि 350 360 मुझे लग रहा था पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ा अच्छा कल कमाल किया। लेकिन जब आप बैटिंग की बात करें तो कल नजर आया, फिर मैंने कहा ना कि आप जितना इनको क्रिटिसाइज करते हैं, ये वो टीम है जिसके बारे में कहा जब अंडर एस्टिमेट करोगे तो ये कुछ ना कुछ आपको दिखाती है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या। और कल सलमान अली आगा की बात करें, रिजवान की बात करें, जो मिडिल ऑर्डर को वो साथ लेके चले हैं। बाबर आजम कल अच्छे निक में नजर आए, 27 या 28 अगस्त उन्होंने स्कोर किया, थोड़ा अच्छा उनके 2 ड्राइव्स जो लगे, नजर आ रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता शायद वो भी एक कॉन्फिडेंस उनको वापस मिल रहा है, क्योंकि ओपनिंग डिपार्टमेंट उनका 1 राउंड से चेंज होकर ओपनिंग में गए हैं। तो कल अच्छा एक पाकिस्तानी स्क्वाड आपको नजर आया। लेकिन स्टिल फिर मैं कहता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा इवेंट जरूर है। मेरी सिर्फ एक शिकायत ये फिर थी, बेशक कल का मैच आप जीते हैं, उस चीज को मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, लेकिन फहीम अशरफ हो, चाहे आप उस्मान खान की बात करें, जब आपने उनको टीम में रखा हुआ है तो एटलीस्ट यार आप ट्राई नेशन में उनको ट्राई कर लेते, क्योंकि आपके पास एक कॉम्बिनेशन आपको समझ आ जाती कि यार कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा बैटिंग जो ऑर्डर है हमारे लिए क्लिक करेगा चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग साइन जरूर है। लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस करेंगे तो ऑब्वियसली फिर लोग तनकीद भी नहीं करेंगे। मुझे पता है कि आप एक जो सा स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ शॉट है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन अगर आपकी ऐसी परफॉर्मेंसेज रहती हैं तो लिटरली मैं कह रहा हूं कि तनकीद नहीं होगी। बॉलिंग पे जरूर हमें काम करने की जरूरत है। सही है। सलीम खालिद साहब, आप क्या कहेंगे, क्या हुआ बॉलिंग को? हम इतने रन खा गए, हमारे अच्छे बॉलर्स भी नहीं चल रहे, इसकी क्या वजह लगती है आपको? मेन चीज जो है, पिचेस बिल्कुल डेड है, बैटिंग के लिए बहुत साजगार है, और यहाँ पर हर प्लेयर जो है अच्छा वो शेर है। जिस तरह आपने देखा न्यूजीलैंड ने भी अच्छी बैटिंग की, साउथ अफ्रीका ने भी अच्छी बैटिंग की। तो एक तो ये है कि बॉलर्स को ज्यादा जान लगानी पड़ रही है, लेकिन जाहिर है क्रिकेट है, आपको हर किस्म के पिचेस पे खेलना पड़ेगा। यही बॉलर जब अब ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में इनको अच्छी कंडीशंस मिली थी तो वहां पर ये हीरो थे, इन्होंने सीरीज जितवाई आपको। लेकिन यहाँ टोटली डिफरेंट बिल्कुल माहौल है। स्पिनर हमारे पास एक ही है, बाकी पार्ट टाइमर है, वो जाहिर उनसे इतनी हमें उम्मीदें भी नहीं है। तो बॉलिंग को थोड़ा देखना पड़ेगा, कि सोचना पड़ेगा कि भाई क्या इन पिचेस पे कामयाब रहने की या एटलीस्ट कंटेन करने की, रन कम देने की क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, क्योंकि ये 350 रन बनवा कर हर बार चेस करना इम्पॉसिबल है। एक आध बार तो आप चेस कर लेंगे जैसे कल कर लिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। ये 352 353 रन बहुत होते हैं। तो ये बॉलिंग को हमारे सोचना पड़ेगा, बॉलर्स को। देखिए शाहीन ने अच्छा स्पेल किया, पिछले मैच की तरह इस मैच में भी हुआ कि आखिरी ओवर में उनकी आखिर में पिटाई लगी, 2 छक्के उनके लगे। पिछले मैच में 25 रन उन्होंने दे दिए थे। इस तरह नसीम इतना कामयाब जा नहीं रहे, और अबरार की भी एवरेज बॉलिंग है, मैं ये कहूँगा। पार्ट टाइमर की भी एवरेज बॉलिंग है। हसनैन आए, उनकी बॉलिंग कोई इतनी खास नहीं रही। तो मैं होपफुली हारिस आ जाएंगे, वापस हारिस आएंगे तो थोड़ा पेस अटैक हमारा बेहतर होगा। स्पिन में तो हमारे पास इतना ऑप्शन है ही नहीं। आप क्या कहते हैं पेस अटैकर की? सलीम साहब कह रहे हैं कि बॉलिंग पे बहुत तवज्जो देने की जरूरत है, आपने भी कहा, लेकिन कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं हमें चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हसनैन भी शामिल हैं। 8 ओवर में 72 रन उन्होंने खाए हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि जो हमारे बाकी जिस तरह शाहीन शाह, आफरीदी वगैरह हैं, वो तो एक तसलसल से बॉलिंग करते आ रहे हैं, लेकिन इनको किस तरह से टीम के धारे में शामिल किया जाए कि ये भी अपनी परफॉर्मेंस मुस्तकिल देना शुरू करें? अच्छा देखिए, थोड़ा सा बॉलिंग यूनिट की अगर आप बात करें ना, सभी सलीम भी बात कर रहे थे,
मुझे पता है कि लोग थोड़ा सा कंपेयर करें जो हमने सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अंदर, वो है टेलर फॉर द फास्ट बॉलर, क्योंकि वहां पर बॉल सीम भी आपका होता है, आपको मूवमेंट भी मिलती है, ऑब्वियसली फिर ओवरकास्ट कंडीशन आपको ज्यादा भी मिलती है, तो वो थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट फास्ट बॉलर्स को ज्यादा करती है। मसला ये है कि विकेट्स है टोटली डिफरेंट, इस वक्त एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर पिंडी की अगर आप बात करें तो आपको मूवमेंट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आज ओवरकास्ट कंडीशन है, वहां पर थोड़ा सा आपको डिफरेंट एक ट्रैक मिल जाता है एज कम्पेयर टू कराची की स्पेशली बात करें। लेकिन जब आप विकेट्स की बात करते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए विकेट्स बनानी नहीं आईसीसी ने, और जब इंग्लैंड ने पहला स्क्वाड सिलेक्ट किया था तो उस वक्त मुझे याद है कि मैं ये बात कर रहा था कि मुझे एज सच फील होता है कि ऑब्वियसली डिमांड ऑफ क्रिकेट है कि लोग कहते हैं कि यार बड़ा स्कोर हो, चेज भी हो, जैसे हम अभी बात करें कि चौके छक्के लग रहे थे, कल लोग एक्साइटेड थे, तो ये चीज लोगों की डिमांड ऑफ क्रिकेट, आईसीसी उसी पे जाएगा, उसी तर्ज पे। वहां पर वो बॉलर ज्यादा कामयाब होते हैं जहां पर ज्यादा सपोर्टिव ट्रैक फास्ट बॉलर के लिए नो, जो कि बैक ऑफ द हैंड हो या अपना स्लोअर वन जानता हो, डिसीव करना बैट्समैन को जानता हो, इन कटर उसका, ऑफ कटर उसका तगड़ा हो, तो वो ज्यादा बॉलर जो उनसे कामयाब रहते हैं। मसला सारा का सारा हमारी डेथ ओवर डिलीवरीज के ऊपर है, क्योंकि जो डेथ को बॉलर है वो हमारे पास कहीं ना कहीं मिसिंग फैक्टर आपको नजर आता है। अल्लाह करे कि हारिस रऊफ जॉन से फिट हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी तक, क्योंकि जो उनका डेथ ओवर्स वाला स्पेल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैंने इसलिए कहा ना कि थोड़ा सा एक मसला हमारा जरूर रहता है कि हम लोग बड़े इवेंट्स के लिए पहले तैयारी नहीं करते, हम लोग जाके तब तैयारी या हमारे सोच में आता है जब इवेंट सर पे आ जाता है कि यार डेथ ओवर का बॉलर है या स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है, बैट्समैन है, वो बैकअप कौन सा होना चाहिए। तो हमने पहले तैयारी नहीं इन चीजों की होती, तो हमें तैयारी करनी पड़ती है। आपके पास अब्बास अफरीदी एक बड़ा अच्छा एक ऑप्शन था, क्योंकि आपको पता है वो डेथ ओवर्स के अंदर जो उसका स्लोअर वन है, बैक ऑफ द हैंड है, वो चेक भी इतनी जल्दी नहीं होता, आप उनको भी शायद इंक्लूड कर सकते थे। बहुत सी चीजें यहाँ पर थी, लेकिन अब ऑब्वियसली ये स्क्वाड है आपका, कुछ चेंजेस तो अब होनी नहीं है कि अनलेस कोई इंजर्ड अल्लाह ना करे हो जाए, तो इनको बैकअप अप करना तो हमने वाली बात है कि आपकी टीम है, सपोर्ट तो आपने करना है, जैसे खेलेंगे जैसा भी खेलेंगे। अच्छा सलीम खालिक साहब, जिस तरह से हम मैच जीत गए हैं और अगर हम कल का मैच भी जीत जाते हैं, सीरीज अपने नाम कर लेते हैं, तो क्या लगता है चैंपियंस ट्रॉफी का भी जो पहला मैच है वो यही होगा हमारा, तो आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करेगी हमारी टीम इन दोनों जीतों के बाद और खासतौर पर ये सीरीज अपने नाम करने के बाद? बहुत ज्यादा, बहुत फायदा होगा पाकिस्तान टीम को इसका, क्योंकि उन्हीं कंडीशन पे, उन्हीं पिचेस पे अगर आप जीतेंगे तो एक तो प्लेयर्स का एतमाद आसमान को छूने लगेगा, फिर हरीफ टीमों का पता लग जाएगा। जैसे न्यूजीलैंड से मैच है, फिर न्यूजीलैंड से मैच होना है और पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा हुआ है, तो एकदम एक वैसे भी एक होगा कि यार उनको चलो इनका हिसाब बराबर करें। और फिर पाकिस्तान को एक फायदा ये भी हो रहा है कि इन पिचेस पे खेलना, वैसे तो बचपन से ये लड़के खेलते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी करंट जो सिचुएशन है वो उनको पता लग रही है, तो जरूर इसका, हाँ अगर कल नहीं जीत पाते या फाइनल में नहीं पहुंच पाते तो इसका लॉस होता। एक तो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट स्टेडियम्स पे हुई है, अब लोग हर कोई यही तवक्को कर रहा है कि यार अब टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, टीम ऊपर आएगी, लेकिन अगर अच्छी नहीं रहती तो जाहिर है लोगों का इसमें इंटरेस्ट भी कम होता, तो इवेंट को भी नुकसान पहुंचता। अब इसका दोनों फायदे हैं, एक तो ऑन द फील्ड भी फायदा है कि प्लेयर और शेर बनकर खेलेंगे, और ऑफ द फील्ड भी फायदा है कि जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट एकदम बढ़ गया है इसमें, ट्राई नेशन का फाइनल हो या फिर आगे जाकर चैंपियंस ट्रॉफी हो, तो दोनों लिहाज से पाकिस्तान का फायदा होगा इसका। राइट, तो अवैस आप बताएं कि आपने पिचेस की बात की, इन पिचेस पे जो कि बैटर्स को ज़्यादा सूट करती हैं, जो अब आप कह रहे हैं कि आईसीसी भी चाहेगा कि ऐसे ही चौके छक्कों की बरसात हो और ऐसे खूबसूरत मैचेस देखने को मिले जो क्रिकेट शायकीन है, तो उस सूरत में जो स्क्वाड हमने सिलेक्ट किया है जिसमें 4 फास्ट बॉलर्स हैं, और अगर ऐसी सूरत हाल रही तो इन 4 फास्ट बॉलर्स के साथ तो चौके छक्के तो बहुत से आएंगे, लेकिन वो दूसरी तरफ से आते हुए दिखाई देंगे, तो आप समझते हैं हमने स्क्वाड ठीक सिलेक्ट किया है इन पिचेस के हवाले से? देखिए पाकिस्तान, मैंने कहा ना कि आपने स्क्वाड जोन से जब आप बात करते हैं, आपने साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी तो लोग एक बात कहने लग पड़े थे कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के फेवरेट्स हैं, और खाली पाकिस्तानी नहीं, आपके पड़ोसी मुल्क के सीनियर्स ने भी कह दिया था कि पाकिस्तान टीम अपने होम कंडीशंस में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बड़ी डेंजरस साइड जानी जाती है, और पाकिस्तान ने दिखाया था ऑस्ट्रेलिया में जीत के या साउथ अफ्रीका में जीत के। स्क्वाड वो आपका वेल एस्टैब्लिश था, एक साल आप उसी स्क्वाड को साथ लेके चल रहे थे। आपने एंड टाइम जब एक बड़ा टूर्नामेंट आया तब जाके स्क्वाड को आपने छेड़ा, आपने स्क्वाड को छेड़ने से सारी की सारी डिस्टर्बेंस पैदा कर दी पाकिस्तान टीम के अंदर। स्टार्ट ऑफ मैंने इसलिए कहा ना कि मुझे अच्छा है कल आप मैच जीते हैं, उसको ऑब्वियसली पॉजिटिव ही लेना चाहिए, मैं इसलिए नेगेटिविटी में इसको जाना नहीं चाह रहा, लेकिन मेरा सिर्फ एक शिकायत ये थी कि यार अगर आपने फहीम को रखा हुआ है, अगर आपने उस्मान खान को रखा हुआ है, एटलीस्ट ट्राई नेशन सीरीज में इसलिए आप खिला लेते क्योंकि फहीम 2 साल से ओडीआई क्रिकेट पाकिस्तान के लिए नहीं खेले,
उस्मान खान की बात करें, काफी अरसे से वो पाकिस्तान टीम के साथ ओडीआई क्रिकेट सेटअप के साथ नहीं है, वो T20 खेल के आ रहे हैं, बीपीएल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट उस मोड ऑफ क्रिकेट के अंदर वो वापस आते, क्योंकि देखें जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट का जब आप एब्सेंट रहते हैं, बेशक 4 महीने रहे 3 महीने रहे, तो उसका जो प्रेशर है वो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली आपको फील होता है। ट्राई कर लेते हैं इस कॉम्बिनेशन को भी। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद थे, सलीम खालिक साहब मौजूद थे, और आप दोनों का हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। देखते हैं कि हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है कल। हमारी बेस्ट विशेज है टीम पाकिस्तान के लिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, कामयाबी और नाकामी किसी भी कारोबार के साथ साथ चलती है, और आपने अपनी नज़रों के सामने बहुत से कामयाब और नाकाम स्टार्टअप्स का मुशाहिदा भी ज़रूर किया होगा। और जो मौजूदा दौर में पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस से लड़ने के लिए इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप या नए कारोबार शुरू करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जो मुल्क की तरक्की का पहिया है, सिर्फ नए कारोबार और नए रोज़गार पैदा करने से ही चल सकता है, ये हम सबको पता है। एक बेहतरीन कारोबारी आइडिया का होना किसी कारोबार की कामयाबी की ज़मानत नहीं होता, बल्कि उसकी मिसाल उस पहले कदम की तरह होती है जो एक बच्चा लेता है और जिसके बाद वो बहुत बार लड़खड़ा कर, गिर कर, कामयाबी से चलना दौड़ना वगैरह सीख लेता है। इसी तरह एक नया कारोबार भी बहुत मुश्किलात, कठिन मराहिल से गुजरता है और फिर बाद में कहीं जाकर वो कामयाब होता है। मौजूदा दौर में खुद से कारोबार शुरू करने से इबारत है, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने आमदन और अखराजात के माबैन बहुत बड़ा एक फासला, एक गैप पैदा कर दिया है। और इस जदीद दौर में कारोबार किस नौयत का होना चाहिए और बिजनेस को समझने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, इसी पर हमने आज बात करी। इस पर बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है प्रोफेसर डॉक्टर बुश्मा उस्मान को, जो कि कारोबारी माहिर हैं, समाजी कारकुन हैं, मलेशिया से इन्होंने PhD की है, कनाडा और तुर्की से पोस्ट डॉक किया है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच, आई एम गुड। डॉक्टर बुशरा, आजकल का दौर कोरोना, पोस्ट कोरोना के बाद अगर हम बात करें तो कारोबार इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। बल्कि जो कोरोना के 2 साल थे जिसमें शटडाउन्स रहे और लॉकडाउन होने की वजह से जो स्मॉल बिजनेसेस थे वो तो तकरीबन ख़त्म ही हो गए। तो अब आप क्या सोचती हैं, क्या तब्दीली आई है और अब नया कारोबार शुरू करना क्यों मुश्किल होता जा रहा है? देखिए, कोरोना को आप इस तरह से भी लीजिए कि इसने अपॉर्चुनिटीज़ भी दी थी उन बिजनेसेस के लिए जो ऑनलाइन को समझते थे और जिन्होंने इसको शिफ्ट में तेज़ी दिखाई, वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो सस्टेन कर गए। अच्छा, जैसे चेंज आता है ना, एनवायरनमेंट इज़ रिप्लीट विद चेंजेस, उसके अंदर चेंजेस हैं, वो हमें एज अ बिजनेसमैन या वुमेन हमें समझने की ज़रूरत होती है। आप उसको जितनी तेज़ी से उसको समझेंगे, उतनी तेज़ी से आप अपने आप को एडेप्टेशन में लेके जाएंगे। जैसे ही आप अडेप्ट करेंगे, आप सस्टेन करेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सो ये एक प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। और इसी तरह अगर आप कारोबार को भी समझें, यू जस्ट टेक फेलियर एज अ स्टेपिंग स्टोन, सो दैट इज़ फाइन। सो फेल होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप उससे कोई मिटिगेटिंग स्टेप्स ना लें, कोई आगे बढ़ने का कोई रास्ता ना देखें, आप बिल्कुल पीछे बैक स्टेप पे जाएं, तो फिर दैट इज़ कॉजिंग अ प्रॉब्लम। ओके, तो डॉक्टर साहब जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप आपके ख्याल में उस हद तक मुश्किल नहीं है, अगर आप फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं तो फिर आपके लिए आगे चीज़ें आसान होती जाती हैं। रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस रिस्क की वजह से ही स्टार्टअप ही नहीं ले पाते हैं, वो पहला कदम ही नहीं उठा पाते हैं। एब्सोल्युटली, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना बेटा, ये स्मॉल बिजनेसेस भी, आप जब पहला कदम ले रहे हैं तो एक्चुअली यू आर टेकिंग रिस्क। तो रिस्क तो इन्वॉल्व है, हर काम में रिस्क इन्वॉल्व है। अब रिस्क के बगैर तो कोई गुजारा नहीं है। हाँ, आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, दिस इज समथिंग दैट यू कैन टेक। रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। सो एंटरप्रेन्योर को हम एज अ रिस्क टेकर भी कहते हैं। तो ये चीज़ें, नाकामी की और भी बड़ी वजूहात हो सकती हैं। आपको टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज नहीं है, मे बी आपके पास जितना पैसा था वो आपने पोर इन कर दिया, तेजी से ओवर एम्बिशियस हो गया, आपने तेजी से लगा दिया, लेकिन आप ये भूल गए कि रिसोर्सेज तो स्कैर्स हैं, वो लिमिटेड हैं, और वो जैसे ही आपके ख़त्म होते हैं तो अब आपको स्ट्रेस ले बैठता है, और जैसे ही आपको स्ट्रेस आता है तो फिर आप बैकफुट पे जाना शुरू कर देते हैं। इस सूरत हाल में आप क्या सजेस्ट करेंगी, किस तरह से कारोबार शुरू किया जाए? अगर कोई शख्स जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वो एक कारोबार अपना खड़ा करना चाह रहा है, हमारी फील्ड में तो हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये शुरू कर सकते हैं, दीगर फील्ड्स भी मौजूद हैं, तो रिसोर्सेज को किस तरह से लिमिटाइज किया जाए और उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए ताकि आप कारोबार जो है वो उसको कुछ देर तक किसी सपोर्ट के बगैर चलाया जा सके? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की है यहाँ पे अली, के रिसोर्सेज जो आपके पास है ना, इसे हम कहते हैं इफेक्चुएशन। आप बूट स्ट्रैपिंग करें, यानी जो आपके रिसोर्सेज इन हैंड हैं, काइंडली उनके साथ आप, अगर हम अपनी कौम को ये सिखा दें ना कि सेल्फ सफिशिएंसी बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें गिरना भी आएगा, हमें गिरने से सीखना भी आएगा, और सीखने से फिर हमें
खड़ा होना वापस भी आएगा। सो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि रेजिलियंस इज समथिंग विच इज आई कंसीडर, मेरी ओपिनियन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो व्हाट इज रेजिलियंस फॉर मी, दिस इज अबाउट बेयरिंग द ब्लोज, कि सेटबैक्स आते हैं और आप तेजी से पीछे जाते हैं, लेकिन क्या आप में इतनी कैपेसिटी है, आपका माइंड इतना मेकअप है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आपका इतना डेवलप है दैट यू नो कि अगर आप पीछे जा रहे हैं तो आपने वापस भी आना है उतनी ही स्पीड में। आपको चेंज को अंडरस्टैंड करना है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको फेस करके वापस आइए। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जैसे आ रही हैं, अगर आप उनको अंडरस्टैंड करें तो आप पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए होगा, क्योंकि ये जो रेजिलियंस आप कह रही हैं ये तो डेवलप करना पॉजिटिव माइंड का ही काम है। अगर आप इस तरह से पुश्ड बैक होते हैं और आप शुरू करते हैं तो आपको ये धक्का पीछे की जाने अगर लगता है तो आपको बहुत पॉजिटिव माइंडसेट, आपको लगता है कि इसका बड़ा किरदार है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, हम अपने इदारे में क्या करते हैं कि हम स्टूडेंट, जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो हम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर उनका माइंड ज़रूर मेकअप करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू बिल्ड अप द साइकोलॉजिकल कैपिटल एज वेल, कि ये अगर आपका माइंड मेकअप है ना कि हाँ जी, मैं होप भी है, ऑप्टिमिज्म भी है, आप में रेजिलियंस भी है, आप में सेल्फ एफिकेसी भी है, आप सेल्फ रिलायंस की तरफ भी जा सकते हैं, तो फिर जिस तरह की भी सेटबैक आए वो आप बेयर कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगी आपको, इफ़ यू अलाउ मी, कि हम एक एंटरप्रेन्योरशिप फिएस्टा करते हैं एट एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी। व्हाट डू वी डू इज हम अक्रॉस पाकिस्तान सबको इनवाइट करते हैं, इंडिविजुअल्स को, इंडस्ट्री को, एकेडेमिया को, गवर्नमेंट बॉडीज को, एनजीओज को। सो इट्स एक्चुअली अ शोकेसिंग इवेंट जहाँ हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी, चेंबर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। बट व्हाट डू वी डू इज हम इकोसिस्टम बिल्ड अप करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो अवेयरनेस मेरे पास नहीं है वो थ्रू यू मुझे मालूम हो सके। गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पता चल सके कि गवर्नमेंट के ये इनिशिएटिव्स हैं, चेंबर्स इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स दे व्हेन दे आर टुगेदर वो इकोसिस्टम बिल्ड अप करते हैं, व्हिच इज वेरी नेसेसरी। जो खवातीन हैं, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो हैं वो करना, अब मैंने देखा ये बहुत बड़ा चेंज है, जो घर से ही छोटा छोटा जो अपना एक बात से वो उसको अच्छे लेवल तक लेके जा रहे हैं, एक्सपैंड करके खवातीन, तो उनके लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब, वैसे कहा जाता है कि तेज दौड़ना है तो अकेले दौड़ो, और अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो फिर टीम के साथ चला जाए। तो कितनी ज़्यादा एफर्ट होती है एक पूरी टीम की कंबाइंड एक इस तरह के किसी भी स्टार्टअप के लिए, और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी टीम जो है वो मुश्तरका एफर्ट्स करे उस एक बिजनेस को, एक स्टार्टअप को फ़रोग देने के लिए, जो खासकर हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रा ये बताइए। इट्स अ वेरी वाइज क्वेश्चन एंड आई लव दिस क्वेश्चन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखें, आप एक पूरी रेसिपी है ना, आप क्या चीज़ किसको कहाँ कैसे कब बेच रहे हैं, है ना। जैसे हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम कोई रेसिपी क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस ऑफ द गेस्ट। अगर हम कुछ भी बना लें और हम अपने गेस्ट के सामने रख लें, मे बी द पर्सन इज एलर्जिक टू दैट, मे बी द पर्सन डिसलाइक दैट, तो अगर मुझे प्रेफरेंसेस ही नहीं पता थी तो वो सारी रेसिपी जो मैंने बनाई वो तो फ्लॉप थी, है ना। अच्छा, अब आपको वो रेसिपी भी शायद मिल जाएगी, बिजनेस प्लान्स वगैरह अवेलेबल हैं, स्मेडा की वेबसाइट्स है, बहुत सी चीज़ें हैं, प्लान्स भी आपको मिल जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन नॉट एक्चुअली हैव और बोरो इज अ टीम। जो आपने क्वेश्चन किया, टीम बिल्डिंग अगर आपके पास है, आपकी टीम आपके विजन को रेजोनेट करती है, आप पैशनेट हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू। ग्रेट। तो डॉक्टर बुशरा, किस तरह के स्टूडेंट्स को आपने बाहर मार्केट में कामयाब होता हुआ देखा है? क्या बहुत इनिशियल स्टेजेस पे क्या एलिमेंट्स आपको उनमें नजर आए जो मार्केट में जाकर वो कामयाब रहे? देखें, कामयाब सिर्फ वो रहता है जिसे अगर सेटबैक्स आ भी रहे हैं तो वो उसे बेयर करने की गुंजाइश रखता है अपनी पर्सनालिटी के अंदर। सो ये ओनली वन थिंग है। अगर स्ट्रेस आया और मैं बिल्कुल बैकफुट के ऊपर चली जाऊं और मैं फिर डरती रहूं, देखें, फाइनेंस पोर इन करते हुए भी हमें एक खौफ रहता है कि ऐसा ना हो कि मैंने पैसे डाले, और नौकरी पेशा को तो बहुत ज़्यादा खौफ रहता है कि मेरे पास एक लिमिटेड तनख्वाह है, अगर मैंने पोर इन कर दिया और ये रिटर्न मुझे वैसा ना मिला जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन है। इन्वेस्टमेंट का भी एक कोई चीज़ होती है जो माइंड में रखनी चाहिए हमें इन्वेस्ट करते हुए। एब्सोल्युटली। अगर आप एक अपने आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर आप उसके अंदर ये रख लें कि हाँ, मैंने इतने परसेंटेज के अंदर खेलना है, आप स्टार्ट हम्बल, स्टार्ट स्मॉल। आप जितना अपने कदम फैलाएंगे उतना फिर आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे। समटाइम्स जो फेलियर आता है वो इसलिए भी आता है, वी बिकम द विक्टिम ऑफ आवर ओन ग्रोथ।
वो ग्रोथ इतनी तेजी से आती है कि हमसे संभाली नहीं जाती। आपको इतने ज्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं, सप्लायर्स आपके शायद बहुत अच्छे हों लेकिन आपके पास मल्टीपल सप्लायर्स नहीं थे, मे बी आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो इतना मजबूत ना हो। सो दीज थिंग्स मे बी कॉजिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स। तो अब जो नए बिजनेसमैन, नए जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं, Even उनके students? लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या बिजनेस एडवाइस आप देना चाहेंगी शुरू करने से पहले? देखें, जहाँ तक बिजनेस की नौयत हो वो तो आप जो मर्जी उठाएं, यू कैन डू इट। सिर्फ ये देखिए, हो सकता है आप भी एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मैं भी एक प्रोडक्ट बेच रही हूँ, लेकिन हमारे मैकेनिक्स डिफरेंट होंगे, हमारे कारोबार करने का तरीका डिफरेंट होगा। तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकता है आप बहुत नॉलेजेबल हो, रिसोर्सफुल हो, मे बी मेरे पास वो चीज़ें लैक करती हूँ। तो मुझे ये अंडरस्टैंड, अच्छा एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो मैं कंसिडर करती हूँ, अगर हम एक दूसरे से शेयर करें ना तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ों के मसाइल जो हैं हम उनको रिजॉल्व और सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट डू वी डू इज, मैं घबराती हूँ, मैंने अगर अली को अपना आइडिया बताया तो अली तो चोरी कर लेगा, तो ऐसा नहीं होता। ओके, थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा उस्मान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और किस तरीके से एक स्टार्टअप को एक कामयाब बिजनेस की शक्ल दे सकते हैं, इस हवाले से जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो आपके साथ हमने शेयर किए। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। तरक्की पसंद नजरियात और इनकलाब को मोतियों की खूबसूरत लड़ी में परोकर पेश करने वाले बरसगीर पाको हिंद के अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ के मद्दा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। दुनिया भर में उर्दू शायरी को पढ़ने और समझने वाले फैज़ अहमद फैज़ की फ़नी अज़मत के कायल हैं। फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए और अरबी और अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की, जिसके बाद फैज़ कई कॉलेजेस में उस्ताद रहे और पाक फ़ौज में भी खिदमत अंजाम दी। फैज़ अहमद फैज़ को उर्दू और पंजाबी के अलावा अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी और रूसी ज़बान पर भी अबूर हासिल था। 1936 में उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक में शमूलियत इख्तियार की और तहरीक के पहले सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। शायरी के साथ साथ फैज़ अहमद फैज़ कई अदबी जराइद के इदारत के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहे। फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी शायरी और नसरी तहरीरों में मज़लूम इंसानों के हक़ में आवाज़ उठाई और इंसान पर इंसान के जबर को कबूल करने से इनकार किया, जिसके नतीजे में उन्हें मुखालफतों का सामना भी रहा और क़ैद-ओ-बंद की सऊबतें भी उठाना पड़ी। उनकी शायरी के मुतअद्दिद ज़बानों में तर्जुमे हुए, कई मशहूर गुलकारों ने उनकी गज़लें और नज़में गाईं। उनकी मशहूर शेरी मजमू में नुस्खा हाय वफ़ा, नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा और दस्ते तह संग शामिल हैं। बेशक उर्दू अदब एहसास शायर फैज़ पर फ़ख्र करता रहेगा। फैज़ अहमद फैज़ को रूस के लेनिन अवार्ड समेत मुतअद्दिद आलमी और कौमी एजाज़ात से नवाजा गया। फैज़ 20 नवंबर 1984 को दुनिया से रुखसत हुए और मद्दाहों को सोगवार छोड़ गए। फैज़ अहमद फैज़ को अहद-साज़ शायर कहा जाता है, लेकिन कुछ शायर ऐसे होते हैं जो अहद की सरहदों को पार कर जाते हैं और असर हाजिर के ही दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं, आज एक और दिन मनाया जा रहा है और रेडियो का आलमी दिन, जिसका आज मौजू रखा गया है रेडियो और माहौलियाती तब्दीली। रेडियो को इंसान की बेहतरीन इजाद कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि रेडियो की इजाद में मुख्तलिफ साइंसदानों ने हिस्सा डाला है। मगर 1896 में इटली के साइंसदान मार्कोनी अपने तजुर्बात रेडियो की शक्ल में सामने लाए। उन्हें फादर ऑफ रेडियो भी कहा जाता है और रेडियो की अफादियत बरकरार रखने के लिए 13 फरवरी को रेडियो का आलमी दिन मनाया जाता है। इस साल ये दिन रेडियो और स्पोर्ट्स के उन्वान से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में रेडियो का आगाज़ क़याम पाकिस्तान के ऐलान के साथ हुआ। जदीद और मल्टीमीडिया के दौर में भी रेडियो की अहमियत कम नहीं हुई है। पाकिस्तान में रेडियो को दूर दराज इलाकों में पैगाम रसानी का भी एक बेहतरीन जरिया समझा जाता था। मुख्तलिफ ज़बानों में हर मौजू पर प्रोग्राम्स नशर होते हैं और रेडियो अब FM की शक्ल में गाड़ियों और मोबाइल फ़ोन्स में आप सुन सकते हैं। इसी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद, टॉप ऑफ द आवर अपना सेगमेंट शामिल करेंगे सफ़र है शर्त, जिसमें बात हो रही है अब्दुर्रहमान पलवा से वकार अहमद मलिक की। अब्दुर्रहमान पलवा के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो उन्होंने 6 महीने में 21,500 से ज़्यादा सफ़र किया है साइकिल पर। तो उनके साइकिल के सफ़र पर बातचीत हो रही है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त। 6 महीनों में 21,500 किलोमीटर बाईसाइकिल पर। तो ये जो स्टैट्स हैं, ये जो शुमारियात हैं, ये बज़ाते खुद इंसान को बहुत हैरानगी में डाल देती हैं। जिन साहब ने ये किया है, अब्दुर्रहमान पालवा साहब, वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। अब्दुर्रहमान पालवा साहब ने 6 महीनों में 21,500 किलोमीटर
बाईसाइकिल का जो सफ़र किया वो एक अलहदा है, और इस वक्त जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में यानी पूरे इंडस को जो दरिया है इसके साथ साथ करते हुए जो कराची तक है वो एक अलहदा है। पहले बात करेंगे पालवा साहब से, जो इन्होंने 6 महीनों में 21,500 किलोमीटर कोई एक रिकॉर्ड बनाने के लिए बेसिकली ये सफ़र किया, वो इनका तजर्बा कैसा था बाईसाइकिल पे, और बेसिकली ये शौक़ कैसे डेवलप हुआ, और इतनी हैरान कुन स्टोरी जो है ये कैसे पनपी। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 6 महीनों में 21,500 किलोमीटर, यकीनन आप जब फारिग बैठते होंगे तो 21,500 किलोमीटर डिवाइड बाई जितने भी दिन बनते हैं वो भी करते होंगे कि ये पर डे आप कितना करते रहे हैं, कैसे ख्याल आए थे? ये इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, ठीक है, और मैं देखा करता था, और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जो मेरी मदद की थी उस टाइम भी इंडियंस ने की थी। ठीक है। क्योंकि ये पाकिस्तान रिकॉर्ड में था क्या बेसिकली? किसी एक मुल्क में सबसे ज़्यादा साइकिल चलाने की अटेम्प्ट थी। कितनी थी? उस टाइम जो रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग था वो 15,000 किलोमीटर था, एक इंडियन का था। ठीक है, ठीक है। और क्योंकि 15,000 किलोमीटर कितने टाइम फ्रेम? उसमें टाइम नहीं होता, उसमें टाइम नहीं था, आपने डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना होता है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं इससे ज़्यादा की अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन उसका तरीक़ेकार वो सारा कुछ समझने के लिए मुझे फिर इंडियन से ही रब्ता करना पड़ा। ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे आपको रूट डिज़ाइन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि अगर आप खुंजराब से स्टार्ट करें और कराची तक जाएं तो 2400 किलोमीटर होता है, तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस कैसे कवर होता है? 15,000 तो बहुत बड़ा फिगर है। तो उसमें पंजाब में 8,000 किलोमीटर था, सिंध और बलूचिस्तान में 5,000 किलोमीटर था, और बाकी गिलगित बल्तिस्तान और KPK में था। तो पंजाब के अंदर तो आसानी थी कि काफ़ी ज़्यादा रोड्स अच्छी मिल जाती हैं, सिंध में भी इवन काफ़ी इलाकों में। बलूचिस्तान एक वीरान इलाका उस टाइम पे 2018 में, और कुछ हालात भी ऐसे थे, तो जब तक मैं उधर नहीं गया था, जब मैं गया तो मेरा पर्सपेक्टिव पूरा तब्दील हो गया था। ठीक है, ठीक। फिर आप KPK गिलगित बल्तिस्तान में आए तो पहाड़ी इलाके बहुत ज़्यादा हैं, कई जगह पे ऐसे भी हुआ एक दिन में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। देवसाई प्लेन में भी इसी तरह से हुआ, 2 दिन में कवर किया, हालांकि मैं अस्तौर वाली साइड से गया था जहाँ से चढ़ाई अमूमन कम मिलती है। ठीक है। तो इस तरह के चैलेंजेस थे, लेकिन मेरी अपनी जो जितना मैंने ट्रैवल किया है उसमें ये बहुत बड़ी जर्नी थी, और जितने दोस्त मैंने उस जर्नी में बनाए वो अब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना? वो ब्रेक हो गया था। आपका रिकॉर्ड किसी और ने ब्रेक कर दिया? मैंने ब्रेक किया, और मेरे रजिस्टर करवाने तक एक ऑस्ट्रेलियन था, उसने वो ब्रेक कर दिया था। गिनीज का उसमें असूल होता है कि आप अगर रिपीटेड रूट करते हैं उसको वो काउंट नहीं करते। ओके। और इस तरह से चंद एक चीज़, पाकिस्तान जितना मुल्क है इसमें तो रिपीटेड बहुत सारा हो जाता है। दूसरा वो कहते हैं कि एक वक्त में बहुत से लोग एक रिकॉर्ड को अटेम्प्ट करते हैं, तो आपने अगर कंप्लीट किया, आपसे पहले किसी और ने आपसे ज़्यादा डिस्टेंस करके रजिस्टर कराया तो उसका रजिस्टर हो जाएगा। तो ये इसके इसका प्रूफ क्या देते हैं आपको? GPS कोई होता है, ये वो सारा मैपिंग? इसके अंदर मुख्तलिफ होता है। आपकी अगर कोई मीडिया कवरेज होती है वो उसमें काउंट होती है। आप रोज़ जिस जगह से गुजरते हैं, आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, उनका नाम, नंबर और टाइम, उनके सिग्नेचर्स, ये सारी चीज़ें आप उनको भेजते हैं। हो सकता है वो उसको कॉल करके पूछें ये बंदा मिला था, आप मिले, उसके साथ तस्वीरें, वीडियोस। GPS जो डिवाइस होती है वो एक मेन एविडेंस होता है। फिर आप किसी चेक पोस्ट से गुजरते हैं, पुलिस ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनकी भी इसी तरह से नाम, जगह, सिटी और फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। तो उसके अंदर चैलेंजेस काफ़ी इस हवाले से भी होते हैं कि आपने ये सारा रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, और फिर मौसम की शिद्दत, और कई दफ़ा गर्मी ज़्यादा है, कई सर्दी में तो आइडियल मौसम है साइकिल चलाने का, आप ख़ुद भी चला के आए हैं कि उसके अंदर बंदा जब साइकिलिंग करता है तो उसकी बॉडी वैसे हीटअप होती है, तो सर्दियाँ आइडियल होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं और मौसम थोड़ा तब्दील होता है तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। जब ये उससे पहले आपका बाइसिकल का कुछ तजर्बा, यानी पहले छोटे मोटे रूट्स वगैरह में जाते रहते थे, यानी अचानक वर्ल्ड रिकॉर्ड का तो नहीं आया होगा ना ज़हन में? उससे पहले भी था कोई? उससे पहले लाहौर से कसूर चले गए, वाघा बॉर्डर चले गए, छोटी मोटी राइड्स। लेकिन इस जर्नी के लिए मैंने 3-4 महीने ट्रेनिंग की थी। उसमें इस तरह से था कि दोनों पाँव पे वेट बांध के और 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर इस तरह से प्रैक्टिस की थी। तो जब वो मैंने साइकिल पे किया तो ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। फिर मार्क ब्यूमॉन्ट ने पूरी दुनिया का 40 डेज़ में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझे गाइड किया था। और एक और ऑस्ट्रेलियन साइकिलिस्ट थे, शॉन कॉनवे, स्कॉटलैंड के थे, उन्होंने इसी तरह के एक रिकॉर्ड की अटेम्प्ट की
उनका एक्सीडेंट हुआ, घुटना फ्रैक्चर हो गया। उस फ्रैक्चर घुटने के साथ उन्होंने 10,000 किलोमीटर की जर्नी कवर की थी। तो इस तरह की चंद इंस्पिरेशंस भी थी कि अगर वो बंदा इस तरह से कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अच्छा, आप पालवा साहब बेसिकली तो किताब दोस्त आदमी हैं, एक तरफ आपका मुताला भी है, वो तमाम चीज़ें भी हैं, उसके साथ ये वाली जो चीज़ है, तो इसने आपको कितना तब्दील किया? यानी सफ़र, मतलब किताबें भी तब्दील करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किताबों के साथ बेसिकली ये जो सफ़र का तड़का है ना, ये बहुत बड़ा। तो कितनी यानी अगर मैं ये पूछूंगी 2016 या उससे पहले, जब आप 2018 उससे पहले का अब्दुर्रहमान पालवा और उसके जब आपने पूरा सफ़र कर चुके उसके बाद क्या फ़र्क है? मैं ये बात समझता हूँ कि बहुत से इलाकों के हवाले से, बहुत से लोगों के हवाले से हम अमूमन जो लोगों से सुनते हैं, राय बनाते हैं, मीडिया पे सुनते हैं, राय बनाते हैं, जब हम उधर जाते हैं उनसे बातचीत करते हैं तो हमें लगता है नहीं, हालात इस तरह भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो मैंने फैक्टर देखा है ट्रैवलिंग के अंदर वो देखा है। और मेरी ज़्यादा ट्रैवलिंग उसके बाद बलूचिस्तान में रही है। हालांकि जब मैंने ये टूर भी स्टार्ट करना था तो चंद एक वाक़यात कुछ ऐसे हुए थे और मेरे घर वाले भी फ़िक्रमंद थे, लेकिन वहाँ के एक ब्यूरोक्रेट जिन्होंने उधर अमूमन कोई ऐसा पहाड़ शायद नहीं छोड़ा होगा जिसको उन्होंने सर नहीं किया, अजीज़ अहमद जमाली, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी और लोकल्स के साथ कनेक्ट करवाया था। तो मैंने अपनी जितनी ट्रैवलिंग जर्नी की है उसके साथ ये असूल रखा है कि मैंने कोई फोर्स साथ लेके नहीं चलनी, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी कि मेरे साथ कोई पुलिस के ऑफिशियल हों या हों। मैंने लोकल्स को कनेक्ट किया है और उनके साथ मैंने अपना सफ़र जारी रखा है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है और बहुत हसीन यादें मैंने इस सारी अपनी जर्नी के दौरान बनाई हैं। अच्छा, ये इतना बड़ा जर्नी जो था, इसके बाद आपके ज़हन में कुछ चीज़ आई कि मैं इसको किताबी शक्ल में लेके आऊँ, या उस दौरान वीडियोग्राफी तो आपने नहीं की है गालबन, तो फिर क्या, मतलब उसको कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे या करना चाहेंगे? उसमें मैंने चंद एक वीडियोस बनाई थी क्योंकि 2017 अक्टूबर में स्टार्ट किया था और 18 के अप्रैल के एंड तक ये जर्नी जारी रही थी। तो मेरे लिए उस टाइम ये चीज़ बड़ी नहीं थी। चंद एक वीडियोस बनाई, फिर रोज़ाना के नोट्स मैंने लिखे थे और इरादा भी है इंशाल्लाह कि किसी वक्त में उसको किताबी शक्ल दी जाए। ज़बरदस्त। और उसके बाद यही जो बाईसाइकिल है, इसका जो इंतखाब है, इसमें पाकिस्तान में अभी क्योंकि एक बड़ा रुझान, बढ़ता हुआ रुझान है, आपने देखा है कि काफ़ी बढ़ रहा है। पाकिस्तान में अच्छी बाईसाइकिल का मामला जो है, उसका चुनाव जो है एक पेचीदा सा अमल है, क्या करना चाहिए इस मामले के अंदर? मैं खुद मुश्किल भी रहता नाड़ी समझता हूँ। मैंने जब बाईसाइकिल का इंतखाब करना था, मैंने कामरान ऑन बाइक से रब्ता किया था। अच्छा। और उन्होंने मुझे कहा आपको नीला गुंबद जाके चूज़ करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। फिर हमारे एक दोस्त हैं, वो बाहर से बाईसाइकिल्स इंपोर्टेड साइकिल्स, ठीक है। तो मैंने 2 बाईसाइकिल्स, पहले एक मंगवाई, वो इस सफ़र में इस्तेमाल की, और जो दूसरी मंगवाई थी वो अभी रिसेंट वाले सफ़र में इस्तेमाल की। तो वो बाईसाइकिल अपने ओरिजिनल टायर्स के साथ 21,500 किलोमीटर चली। एक बाईसाइकिल 21,500 किलोमीटर अपने ओरिजिनल टायर्स के साथ चली, ओरिजिनल गेयर सेट के साथ चली, और टायर्स तो ओरिजिनल थे, ट्यूब्स में तब्दील करता रहा। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि आप बाहर से एक दफ़ा थोड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करके 50,000 तक तो आपको अब यूज्ड में आपको मिल जाती हैं यहाँ पे मिल जाती हैं, लेकिन उसके अंदर भी होता है कि शायद वो लोकली तैयार करके उस पर स्टिकर्स लग जाते हैं, तो वो चंद एक कम्प्लेक्सिटीज हैं। लेकिन ये है कि साइकिल जो है, एक अच्छी साइकिल जो है वो मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है, इस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। गेयर सेट और बाईसाइकिल का जो वेट, ये चंद एक चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले सेगमेंट में सफ़र शर्त का इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे, और मैं अगले सेगमेंट में ज़रूर आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि ये जो अभी आपका हालिया जर्नी है, ये भी बड़ा कमाल है कि दरिया सिंध के साथ साथ, क्योंकि दरिया सिंध के साथ साथ मुख्तलिफ लोगों ने, रज़ा अली आबदी साहब ने पूरा सफ़र किया है, फिर उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट भी किया है, फिर इसी तरह आपने अब किया है, तो इस पर हमने पूरा एक सेगमेंट आपसे करना है। और बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान पालवा साहब हैं, उन्होंने जो बाईसाइकिल का रुझान साजी है पाकिस्तान के अंदर, उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि ये जब कर रहे थे उस वक्त इतने ज़्यादा साइकिलिस्ट नहीं थे। जिस तरीके से आपको गिलगित बल्तिस्तान के तनाजुर में कहूँ कि 2010 से पहले खाल कोई मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो जाता था गिलगित की तरफ, तो उसके बाद जब ये रुझान आया तो वो जो फासलों के खौफ हैं, उनके जो बुत हैं वो टूट गए, और उसके बाद हज़ारों बाईसाइकिलिस्ट जो हैं, जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं वो जाते हैं। अब 2018-2015 से आनवर्ड जो साइकिल का रुझान है वो भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ये जितना ज़्यादा रुझान बढ़ेगा ये तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन क्रेडिट जो है वो उन पायनियर्स को जाएगा जिन्होंने बेसिकली ये जो फासलों के खौफ के जो बुत हैं ये तोड़े। देखते रहिए सफ़र है शर्त।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं सिंध की मेहरान यूनिवर्सिटी के नौजवान से जिसने ऐसा रोबोटिक गन सिस्टम मुतारिफ करवाया है जो बआसानी हदफ को निशाना बना सकता है। और इंजीनियरिंग के तालिब इल्म अवैस अहमद हैं। ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है जो मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और उसे सोल्जर भी बॉर्डर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नौजवान इंजीनियर ने रोबोटिक कार के साथ एक रिमोट कंट्रोल लेजर गन बनाने का कामयाब तजर्बा किया है जो चंद ही सेकंड्स में हदफ को ढेर करने की सलाहियत रखता है। ये लेजर गन सिस्टम कैसे काम करता है, इसे कैसे बनाया गया है, दिलचस्प मालूमात जानते हैं उन्हीं की ज़बान। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अवैस अहमद और उनके साथ उनके टीम मेंबर अजीत कुमार भी मौजूद हैं। इन दोनों से जानते हैं जनाब इनको ये डिफरेंट सा आइडिया आया कैसे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, सुबह खैर मैडम। अवैस, सबसे पहले तो आप बताएं इतना डिफरेंट आइडिया आपको आया कैसे और कितने चैलेंजेस दरपेश रहे आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। ये आइडिया बेसिक बहुत सारे रीजंस हैं। आइडिया तो बहुत बड़ा है, ठीक है, पर उसको कंक्लूड करें तो ये हमारे 3rd ईयर के अंदर स्टार्ट होता है। मतलब 1 साल पहले मैंने इसे स्टार्ट किया था, लेजर वेपन सिस्टम। बहुत सारे चैलेंजेस। पहला चैलेंज ये था कि ये अप्रूव हो कि हम प्रोजेक्ट बनाएं और उसे कंप्लीट करें। बहुत सारे बोल रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है कि लेज़र इतना डैमेज कर भी पाए। और इसका बेसिक आइडिया था कि हमारी मूवीज़ के अंदर देखते हैं कि हमारे लेज़र वेपन्स तो इस्तेमाल होते हैं। हमने सोचा कि वो चीज़ अगर रियलिटी में हो जाए और उसका डिस्टेंस वाला जो इशू है वो क्लियर सॉर्ट आउट हो जाए तो वो मजेदार चीज होगी। बिल्कुल अवैस, ऐसा ही लग रहा था किसी साई-फाई इसके ऊपर काम कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी साई-फाई मूवी में से ये निकलकर लेजर गन सामने आई है, लेजर गन सिस्टम जो आपने मुतारिफ करवाया है। तो अजीत, आप बताइएगा आपका रोल क्या था इस प्रोजेक्ट में और किस तरह से ख्याल आया कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो दीगर कामों पर भी हो सकते हैं, लेजर ही को आपने सिर्फ फिल्मों की बुनियाद पर चुना या कोई और भी वजह थी? इसकी वजह और भी थी क्योंकि हमारे यहाँ जो बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह यूज होती है ना, उनका जो खर्चा वगैरह है वो ज़्यादा आता है। और लेज़र गन चूज़ करने का मेन मकसद ये है कि ये इनका जो टारगेट वगैरह है ये लाइट की स्पीड से टारगेट करता है और एक्यूरेट करता है। इसमें हमारा कोई भी पेलोड वगैरह यूज़ नहीं होता इसकी वजह से। और मेरा जो रोल था वो रोबोट बनाने का था ताकि ये हमारे जो सोल्जर हैं वो पिछले जो ज़माने के अभी जो चल रहे हैं उनमें क्या होता है कि सोल्जर्स खुद बैठते हैं, उसको रिलोड करते हैं, फिर फायर करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, एक कंट्रोल होगा जिसमें एक सोल्जर बैठ के उसको कंट्रोल करेगा, उसको ऑर्डर देगा कि भाई फायर करो और या तो रिमूव करो उसको। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा अवैस, आप बताएं कि ये जो सिस्टम आपने बनाया है रोबोटिक लेज़र गन सिस्टम जिसके बारे में अजीत भी बता रहे हैं, ये प्रॉपर्ली काम कैसे करता है? असल में इसका वर्क स्टेशन है एक टैबलेट और एक लैपटॉप। ओके। लैपटॉप के जो हमारे एरोज होते हैं, जैसे कीबोर्ड के एरोज होते हैं, हम गेम्स के अंदर इस्तेमाल करते थे, वही एरोज से ये आगे पीछे कंट्रोल होता है कि रोबोट कैसे कंट्रोल करना है। उसके बाद रोबोट के साथ लगे हुए हैं सेंसर्स और कैमरा सेंसर। तो कैमरा हमारा विजन का काम करेगा, हमें नजर आएगा हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं। और उसके अंदर एक होलोग्राफिक साइट, मतलब एक क्रॉस हेयर एम करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है कि उसको फोकस मिलाएं टारगेट को। और उसके साथ एक छोटा सा AI का प्रोग्राम है जिसे ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो रिकॉग्नाइज कैसे होगा, हमें कैसे पता चले। तो वैसे वो बंदा टारगेट हिट करे या उसे चेक करे तो उसके अंदर डेटाबेस अगर ये सेव है कि ये व्हीकल है, ये बंदा है, तो वो उसे देखकर खुद रिकॉग्नाइज करे और हमें उसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा पर्सन है, व्हीकल है, एयरक्राफ्ट है या क्या भी चीज़ है। और लेज़र को हम टैबलेट से कंट्रोल करते हैं, एक रिमोट कंट्रोल से। वहाँ पे हमारे डिफरेंट पावर लेवल्स हैं कि हम 100% पे टारगेट को हिट कर रहे हैं या 50% पे, डिपेंड करता है कि हमारा टारगेट कैसा है। पर ये ऐसे भी नहीं है कि लेज़र फुल एक सिल्वर बुलेट हो जैसे लग रहा है कि मतलब इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस अभी बाकी हैं कि ये फुली रिप्लेस नहीं कर सकता हमारे वेपन सिस्टम को। बाकी ममालिक भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी ममालिक भी काम कर रहे हैं और जैसे कि आपने कहा कि फिल्मों से लेजर गन का आइडिया आया, इस सिस्टम का आइडिया आया, उसी तरह फिल्मों में हमने ये भी देखा है कि रोबोट्स जंग होती है और इस तरह की जंगें हमें जो है अब जो उसकी एक रियलिटी शक्ल जो है सामने आने लगी और आपके रोबोट्स भी उसी का एक मुजाहरा है। तो अजीत, आप बताइएगा कितना ज़रूरी है कि इनमें बैटरीज का जो इस्तेमाल होता है, क्योंकि अब कोई इंसान तो उसमें मौजूद नहीं है, फ्यूल का कोई और सिस्टम मौजूद नहीं, जो बैटरीज इसमें इस्तेमाल होती हैं
वो कितनी अहमियत की हामिल हो गई हैं इस रोबोट वॉरफेयर में? बैटरी की अहमियत ऐसी कह सकते हैं कि जो बैटरी जितना हम जिस चीज को पावर देंगे तो उतना ज्यादा यूज हो सकता है। ये हम इसमें हमने यूज किया है कि लिथियम जो है ना वो रिचार्जेबल है, उसकी लाइट के हिसाब से हम उसको टारगेट कर सकते हैं। ओके ओके, अच्छा। और वैसे आप बताइएगा, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि बड़ी आसानी से अपने हदफ को जो है वो टारगेट कर सकता है, बॉर्डर पर सोल्जर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसको प्रैक्टिकली यूज़ करने में कितना अभी आपको लगता है कि इसमें और मज़ीद क्या क्या तब्दीलियाँ की जा सकती हैं, या आपने अभी इसको फाइनल मॉडल इसका तैयार हो गया है और ये प्रैक्टिकली अब यूज़ हो सकता है, या फिर इसमें मज़ीद जो आपने चीज़ें करनी है या तब्दीलियाँ करनी है, चेंजेस लाने हैं, उनकी गुंजाइश भी है? इसके अंदर बहुत गुंजाइश है, चैलेंजेस अभी बाकी हैं। असल में ये सिर्फ एक छोटा सा नमूना है, छोटा सा प्रोटोटाइप। और लास्ट टाइम 2024 के अंदर 11 नवंबर पर जर्मनी ने भी सेम प्रोटोटाइप एग्जैक्ट सेम फीचर के साथ टैंक के ऊपर मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड लेजर वेपन का कॉन्सेप्ट दिया था, और वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2027 तक हम इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। और साउथ कोरिया लेजर वेपन को इस्तेमाल कर रहा है ड्रोन्स के लिए एयर डिफेंस के अंदर, जिसकी रेंज 2 से 3 किलोमीटर्स है। और हमारे प्रोटोटाइप की तो अभी के लिए रेंज सिर्फ 6 फीट तक है। वो इनिशियली रेंज सिर्फ 4.5 सेंटीमीटर थी, पर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करके, और जाहिर सी बात है अगर जब हम लेज़र पे या किसी नए आइडिया पे काम कर रहे हैं जो बाकी ममालिक भी उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो इसके अंदर अभी भी बहुत सारी गुंजाइश बाकी है कि हमें बैटरी सिस्टम के ऊपर काम करना है। अगर जो हम लार्जर स्केल वाली लेज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका बैटरी पावर कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो हमारा प्रोटोटाइप है, असल में अगर ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया हम पेश कर रहे हैं, और जब हम रियल में से इम्प्लीमेंट करें तो ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मॉडल है, मतलब इंजन प्लस बैटरीज इस्तेमाल हो रही हैं इस वक्त। और इसके ऊपर अभी रिसर्च बाकी है कि बैटरीज की पावर और कैपेसिटी हम कैसे इंक्रीज करें कि कम से कम पावर को यूज़ करके लेज़र को इफेक्टिव बनाया जाए। बिल्कुल ठीक। तो अजीत, आप बताइएगा कि आपको यूनिवर्सिटी से कितनी सपोर्ट मिली और अभी आपको मज़ीद कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है इसके एक्सपेंशन के लिए? यही सवाल अवैस आप बताइएगा, क्योंकि अजीत से राब्ता जो है हमारा मुनक़ता हो गया है। जी अजीत, आप बोलिएगा क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अजीत, चलें, अजीत हमें नहीं सुन पा रहे। अवैस आप बताइएगा इसी सवाल का जवाब, आपको यूनिवर्सिटी से या दीगर ज़राए से कितनी इमदाद मिली है और मज़ीद कितनी इमदाद की ज़रूरत है इसको, अगर आप पूरा इसकी ओवरहॉलिंग और इसको एक्सपैंड करने का सोचें प्रोजेक्ट को? प्रोजेक्ट के बनते वक्त हम जरा कंसीडर करें तो हमें कोई 8 माह का टाइम लगा हुआ होगा कि इसे कंप्लीट करें और उसके साथ थीसिस और असाइनमेंट्स भी करने दें। और यूनिवर्सिटी की सपोर्ट की आप बात करें तो यूनिवर्सिटी ने हमने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, हमारे पास बुक्स थे, नॉलेज थी, टीचर्स थे, डिपार्टमेंट थे, फैसिलिटीज़ थी। उसके अलावा जो इसके फाइनेंसेस हैं वो फाइनेंसेस हमने ग्रुप मेंबर्स हैं, मतलब ये अजीत है, मैं हूँ, मीर नवीद है, और मेरे सुपरवाइज़र और को सुपरवाइज़र और टीचर्स ने मतलब फुली सपोर्ट किया है इसे। मतलब ज़्यादा खास इमदाद अभी तक नहीं मिली। ओके। और इसको अगर एक्सपैंड करना है, बड़े लेवल पर लेकर आना है, तो आपको ज़्यादा हेल्प की भी ज़रूरत होगी। उसके लिए डेफिनेटली आपको स्पॉन्सर्स वगैरह भी चाहिए होंगे। जनाब, बहुत शुक्रिया अवैस अहमद और अजीत कुमार हमारे साथ थे, और बड़े ही टैलेंटेड हमारे स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त किस्म का जो रोबोटिक लेज़र गन सिस्टम पूरा तैयार कर लिया, जो आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकता है। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा।